हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं क्या यार, छदम बल। आज अपन बात करने वाले हैं किसके, सूडो फोर्स की, या जिसका नाम है क्या, छदम बल। देखो, छदम बल कहने में जैसा नाम है किसका, छदम बल का, वैसा ही काम है। छदम मतलब धोखा देने वाला। छदम बल जो रियल में होता नहीं है, जो रियल में होता नहीं है, पर उसको हम मानते हैं। क्यों जरूरत पड़ी छदम बल की? बिना छदम बल के भी यार सारे क्वेश्चन करे जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिना छदम बल के भी यार सारे क्वेश्चन करे जा सकते हैं, पर कभी कभी क्या है कि हम ऐसे फ्रेम में चले जाते हैं जिसमें छदम बल की जरूरत पड़ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या, छदम बल को। देखो छदम बल क्या होता है, उसको पढ़ने से पहले अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, देखिए इधर छदम बल का फील आएगा एकदम बढ़िया से। छदम बल के बारे में अगर अपन बात करें कि यार एक लिफ्ट ले लो, क्या ले लो, लिफ्ट ले लो या कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम कहें कि यार यहां पर हम एक m द्रव्यमान का एक ब्लॉक रख दे, क्या रख दे, ब्लॉक, और हम ऐसा करते हैं, दो ऑब्जर्वर लेते हैं। कितने ऑब्जर्वर, दो। कितने ऑब्जर्वर भाई, दो। एक आदमी है जो यहां से देख रहा है पहला, और एक आदमी है जो यहां से देख रहा है दूसरा, और ये ऊपर कितने त्वरण से जा रही है, ए त्वरण से जा रही है। कितने त्वरण से, ए त्वरण से। ये पहले वाला और ये दूसरे वाला। अगर मैं आपसे कहूं कि ऑब्जर्वर 1 या आदमी 1 या बालक 1 के सापेक्ष अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो m द्रव्यमान का ब्लॉक है, ये इस लिफ्ट की सतह पर क्या लगाएगा, प्रतिक्रिया बल लगाएगा। हाँ, अगर प्रतिक्रिया बल लगाएगा तो कितना लगाएगा, तो बालक 1 के सापेक्ष बात कर लेते हैं पहले। किसके सापेक्ष भाई, बालक 1 के सापेक्ष। बालक 1 के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, बालक 1 के सापेक्ष। बालक 1 के सापेक्ष सभी निकालेंगे भाई साथ साथ मेरे। बालक 1 के सापेक्ष क्या कहानी होगी, चलो करते हैं बात। बालक 1 ने कहा कि देखो बालक 1 देखता है कि एक m द्रव्यमान का ब्लॉक है। हाँ, नीचे लग रहा है सर mg, ऊपर लग रहा है n, और कितने त्वरण से ऊपर जा रहा है बालक 1 के सापेक्ष, a। चलो बताओ समीकरण लिख के बताओ। n बराबर क्या सर, डायरेक्ट लिख दूं, नहीं सर पूरी इक्वेशन लिखो आप। देखो तो फिर n माइनस mg बराबर क्या ma होगा। हाँ, तो क्या नॉर्मल mg प्लस ma आएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल यही आएगा सर, n बराबर क्या आएगा, mg प्लस ma आएगा। मैंने कहा ठीक है यार, ये आता है तो ये भी सही है। बालक 2 के सापेक्ष भी निकालते हैं। अभी हमने कोई नामकरण नहीं किया है, कौन सा निर्देश तंत्र होगा, कौन सा निर्देश तंत्र नहीं होगा। अब ये सिर्फ हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, प्रतिक्रिया बल निकालने की। बालक 2 के सापेक्ष, बालक 2 के सापेक्ष, अगर बालक 2 के सापेक्ष बात करी जाए आपसे, तो बताओ बालक 2 जब देखेगा उस ब्लॉक को, तो ब्लॉक का मास कितना m, नीचे कितना कि सर mg, और ऊपर कितना नॉर्मल। और ये जो बालक 2 यहां से देख रहा है, बालक 2 कौन से फ्रेम में है सर, बालक 2 तो खुद लिफ्ट के फ्रेम में है, और बालक भी ऊपर कितने से जा रहा है, जो दूसरा बालक है वो भी सर जा रहा है कितने से, ए त्वरण से। क्या लिफ्ट भी ए त्वरण से जा रही है, हाँ, तो क्या ब्लॉक का त्वरण भी ए है, तो बालक 2 के सापेक्ष उस ब्लॉक का त्वरण कितना होगा सर, 0। अरे उसके सापेक्ष में तो वो वैसा ही है जैसा खुद के साथ हो रहा है। सापेक्षिक गति पढ़ाया था ना, सापेक्षिक त्वरण कितना हो जाएगा, 0। यानी कि सर बालक 2 के सापेक्ष में ये कहानी हमको नजर आएगी कि इसका त्वरण क्या होगा, 0। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, n बराबर mg, n बराबर mg। अब ध्यान से सीखना, बालक 1 के सापेक्ष कहानी आ रही थी, नॉर्मल कितना आ रहा था, mg प्लस ma। बालक 2 के सापेक्ष नॉर्मल आ रहा था कितना, n बराबर mg। अगर बालक 1 के सापेक्ष और बालक 2 के सापेक्ष बात करी जाए, तो बालक 2 के सापेक्ष जो नॉर्मल है वो सही नहीं आ रहा। आपने सुना होगा जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो भार बढ़ जाता है, सुना है। अरे जब ये लिफ्ट ऊपर जाएगी तो रियल में आंसर कौन सा, ये आंसर कौन सा सही है, mg प्लस ma। क्या भार बढ़ा है, हाँ, पर बालक 2 के सापेक्ष n बराबर mg है।
क्या दो दो आंसर आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते। ऐसे तो फिर न्यूटन का दूसरा नियम गलत हो जाएगा। न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है? कुल बल बराबर क्या? द्रव्यमान इंटू त्वरण। यानी कि सर अगर ऐसा देखा जाए तो बालक 2 के सापेक्ष बालक 2 कहां खड़ा है? कि लिफ्ट के अंदर, और लिफ्ट कितने त्वरण से चल रही है? a त्वरण से। यानी कि वो त्वरित गति वाले निर्देश तंत्र में खड़ा है। त्वरित गति वाले निर्देश तंत्र में। निर्देश तंत्र क्या होता है? जहां से देखा जा रहा है। त्वरित गति वाला निर्देश तंत्र हो जी, त्वरित गति वाला क्या है? ये निर्देश तंत्र है। मतलब ऐसा फ्रेम जिसका त्वरण 0 नहीं है, उसमें खड़ा है और वहां से चीजों को देखता है। अगर हम ऐसे फ्रेम में बैठ जाए जहां से हम चीजों को देख रहे हैं और सिर्फ ये कहानी है, तो यार ये वाला निर्देश तंत्र है। यहां पर न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम लगाया उससे आंसर क्या आ रहा है? गलत। यानी कि त्वरित गति वाले, ये कौन से फ्रेम में खड़ा है भाई? ये लिफ्ट में खड़ा है और इसके सापेक्ष इसका त्वरण 0 है। सापेक्ष की बात कर रहा हूं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ये मत कहना कि सर लिफ्ट तो a त्वरण से ऊपर जा रही है। अरे भाई बालक 2 के सापेक्ष बात कर रहे हैं, उसके सापेक्ष इसका त्वरण 0 बोला है मैंने, बालक का त्वरण 0 नहीं बोला है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर आप तो कह रहे थे त्वरित गति वाले निर्देश तंत्र से इसका तो त्वरण है और आपने यहां तो 0 ले लिया। अरे बोला ना कि ये किसके सापेक्ष बात करी जा रही है? बालक 2। और बालक 2 के सापेक्ष इसका त्वरण क्या आ रहा है? 0। किसका? इस ब्लॉक का, क्योंकि ये भी ऊपर कितने से जा रहा है? a त्वरण से, और ये भी ऊपर a त्वरण से जा रहा है, तो a सापेक्षिक कितना आ रहा है? 0। इसलिए मैंने त्वरण नहीं लिया। सर बात समझ आई? हाँ सर बात समझ आ गई सर। यानी कि त्वरित गति वाले निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या हो गया? गलत हो गया। ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन की गति का दूसरा नियम गलत हो जाता है उनको बोलते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। नामकरण सुन लेना, ऑल्दो अपने ज्यादा काम नहीं आएगा फिर भी हमें आना चाहिए। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो सर वो पहले वाला कौन सा था? क्या यहां न्यूटन की गति का दूसरा नियम लग रहा है? हाँ। क्या आदमी कौन सा? बालक 1 के सापेक्ष बात करी जा रही है यहां। किसके सापेक्ष? बालक 1 के सापेक्ष। बालक 1 कहां खड़ा है? ग्राउंड पर। कहां खड़ा है? ग्राउंड पर। यानी कि सर रेस्ट पे है, रुका हुआ हो। ठीक है, रुका हुआ हो या वेग नियत हो, क्या एक ही बात है? हाँ सर, रुका हुआ हो या वेग नियत हो एक ही बात है सर। ऐसे निर्देश तंत्र जो रुके हुए हो या जिनका वेग 0 हो, या वेग नियत भी बोल सकते हो। वेग नियत का मतलब भी तो त्वरण 0 है। हाँ, ऐसे निर्देश तंत्र को बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो नामकरण की बात थी जो मैंने आपको सिखा दी कि जड़त्वीय क्या होता है, अजड़त्वीय क्या होता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र वो होता है जो रुका हुआ हो, यानी कि रेस्ट पर हो, या उसका वेग नियत हो। उसका वेग क्या हो? नियत हो। ऐसे निर्देश तंत्र को बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। भूल जाओ, ये जनरल फ्रेम जहां से हम आज दिन तक बातें करते आए, हमारे काम की चीज क्या है कि ये छदम बल कब आता है सर, इसको कब लेकर आते हैं। अब एक बात बताओ कि यार ये जो बालक 2 के सापेक्ष हम बात कर रहे थे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की, जो कितने त्वरण से चल रहा था? a त्वरण से चल रहा था। अगर आप चाहते हो कि n बराबर क्या आंसर लाना है? mg प्लस ma। सोचो कैसे लाओगे? n बराबर mg प्लस ma। देखो इधर, क्या देखो कि अगर मैं आपसे कहूं कि n बराबर mg प्लस ma कैसे लाओगे? अगर ये द्रव्यमान m है, नीचे कितना लग रहा है कि सर mg, ऊपर कितना लग रहा है सर कि नॉर्मल, और सर हमारा आंसर ये बालक 2 के सापेक्ष तो कितना आ रहा है कि सर n बराबर mg आ रहा है। सोचो ये n बराबर mg प्लस ma कब आएगा? ऐसा क्या करोगे कि ये n बराबर mg प्लस ma आ जाए कि सर त्वरण तो सापेक्षिक त्वरण तो 0 है। मैंने कहा हाँ, किसके सापेक्ष? बालक 2 के सापेक्ष। फिर क्या किया जाए?
मैंने कहा यार ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम एक नया बल इसमें क्या कर दे, जोड़ दे, एक नया बल जोड़ दे। कि कितना जोड़े, कि सोचो क्या लेकर आना है, n बराबर mg प्लस ma लेकर आना है, तो हम ma को जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देते हैं, ma को। ये जो m इंटू a है यही क्या है, छदम बल है। ये जो F बराबर ma में लिखने वाला हूं यही छदम बल है, यही क्या है, छदम बल। अच्छा तो कैसे जोड़ा जाए, आप बताओ कैसे जोड़ा जाए। कि देखो त्वरण 0 है तो ऊपर वाला बल और नीचे वाला बल बराबर होगा, तभी क्या आएगा, n बराबर mg प्लस ma। यानी कि ये छदम बल की दिशा सर नीचे की तरफ होगी, ma होगी। क्या होगी, ma होगी। पर एक बात बताओ, ऊपर करते तो हाँ, फिर सर mg प्लस ma नहीं आता। मैंने कहा कुछ तो लॉजिक बताओ कि हम कैसे याद रखें कि ऊपर जोड़ा जाए या नीचे। कि आपने अगर देखा हो कि ये कितने त्वरण से ऊपर जा रहा था, लिफ्ट कितने त्वरण से ऊपर जा रही थी, कि सर a त्वरण से ऊपर जा रही थी। अगर त्वरण a ऊपर है तो छदम बल कहां लगेगा, नीचे। कहां लगेगा, नीचे। आई बात समझ में। तो दो बातें होगी छदम बल की, जैसे इसको लगाया अपन ने नीचे, ये क्या है अपना छदम बल। अरे क्या है ये, छदम बल सर। जैसे ये लगाया तो देखो n बराबर क्या आ गया, mg प्लस ma आ गया, और ये ma ही क्या है, छदम बल है। अब सुने मेरी बात ध्यान से, छदम बल के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है, अगर इतनी सारी बातें आपको समझ में आई है तो, कि कोई आपसे पूछे छदम बल क्या होता है। छदम बल एक फोल्स फोल होता है, मतलब ऐसा होता नहीं है पर ऐसा हम मानते हैं, काल्पनिक बल होता है। कि कब माना जाता है, जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब हम देखते हैं कौन से फ्रेम में जाके, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। आपको अजड़त्वीय निर्देश तंत्र भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या याद रखना है कि हम जब ऐसे फ्रेम में बैठ जाते हैं जो खुद कितने से चल रहा हो, a त्वरण से चल रहा हो। जैसे मैं बात करूं कि यार ये एक गाड़ी है, गाड़ी कितने त्वरण से चल रही है, a त्वरण से, और एक ब्लॉक रखा हुआ है m द्रव्यमान का। कितने का, m द्रव्यमान का। अब आप अगर इसी गाड़ी में बैठकर देखो, बालक के सापेक्ष अगर बात करी जाए तो मैं कहूं क्या छदम बल लगेगा, हाँ। कितना लगेगा, कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण किसका, फ्रेम का, जिसके ऊपर आप बैठे हो उसका त्वरण है। ए निर्देश तंत्र का त्वरण है, पहली बात, ए निर्देश तंत्र का त्वरण है सर। ए किसका त्वरण है, निर्देश तंत्र का त्वरण है। मैंने कहा ठीक है, ए अगर निर्देश तंत्र का त्वरण है तो ये बताओ दिशा क्या होगी। कि सर दिशा होती है, निर्देश तंत्र का त्वरण आगे है तो दिशा निर्देश तंत्र के त्वरण के विपरीत दिशा में। बल की दिशा हमेशा निर्देश तंत्र के त्वरण के विपरीत दिशा में लेनी है, विपरीत दिशा में लेनी है। चलो बहुत बढ़िया, ये भी सही है सर। त्वरण की दिशा कहां है, आगे, तो छदम बल कहां लगेगा, पीछे। तो मैं आपसे कहूं कि यार यहां लगा के बता दो ना यार एक बार, कि सर देखो अभी लगाते हैं, ये देखो यहां लग जाएगा ma, ये है कौन, छदम बल। आया ही नहीं, मुझे लगता है आपको बात समझ आई होगी, क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, देखो क्या, कि अगर एग्जांपल के थ्रू अपन थोड़ा सा और क्लियरिटी लाते हैं, बच्चा क्यों कंफ्यूज हो जाता है इसमें कभी कभी। कि मैं आपसे कहूं कि एक ऑब्जेक्ट है जो इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड के वेग से, ये वेग है, और इसका त्वरण इधर की तरफ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है सर, ये A, ठीक है, और इसके ऊपर एक द्रव्यमान रखा हुआ है, कुछ भी ले लो यार, 4 kg का। ये ऐसे जा रहा है, और एक आदमी एक गाड़ी लेकर आता है, ठीक है भाई, ठीक है सर, और इसका इधर त्वरण है कितना, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
और इस दिशा में वेग है 1 मीटर पर सेकंड। सेकंड क्या सेकंड सर, 1 मीटर पर सेकंड। ये वेग है, वो त्वरण है, मात्रक से आपको बात समझ आ रही होगी। और यहां से खड़ा खड़ा किसको देखता है? इस वाले ब्लॉक को देखता है। आपसे कहूं कि बताओ 4 kg पर लगने वाला छदम बल कितना होगा? बोलो भाई, 4 kg पर लगने वाला छदम बल। ये डाटा मैं अलग कर दूं क्या, ताकि आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो आप 3 कर दोगे। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये भी 3 हो रहा था, वो भी 3 हो रहा था, फिर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ किसी न किसी तरीके से। मैं नहीं चाहता ऐसा। तो देखो इधर क्या कि सर 4 kg वाले पर कौन देख रहा है? ये बालक देख रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ छदम बल कितना होगा, आंसर है ऑप्शन ए 4 × 3 12, राइट। ये डायरेक्शन का एरो बना रहा हूं। ओके, बी 4 × 4 यानी कि कितना हो गया भाई? 16, राइट। बी 16 लेफ्ट, और डी सी के बाद डी 12 लेफ्ट। 12 न्यूटन, 16 न्यूटन और 12 न्यूटन, 16 न्यूटन। देखो सर, अगर हम बात करें, बताओ भाई ऑप्शन, आंसर बताओ भाई। देखो कहां जा रहा है? इधर। इसका त्वरण कहां है? इधर। पर वेग इधर है सर। और इसके बात करें, इसका वेग इधर है। भाई वेग से कोई लेना देना नहीं है, वेग से कोई लेना देना नहीं है। यहां बैठा है, हाँ, इसका त्वरण कहां है? इधर। छदम बल कहां लगेगा? इधर लगेगा। कितना लगेगा? कि सर इसका द्रव्यमान 4 और इसका त्वरण, निर्देश तंत्र का त्वरण, इसके त्वरण से कोई लेना देना नहीं है। तो 4 × 4 कितना? 16। आया ही नहीं, यानी कि 16 लेफ्ट की तरफ। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको इसमें। किसमें? छदम बल में। आज के बाद कैसे भी कोई दिक्कत? अरे बोलो, बढ़े आगे। चलो देखो, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो पिछले सालों में भी पूछे, इसी टाइप की वैरायटी लेकर आए हैं आपके लिए। देखो क्या कि अगर मैं कहूं कि एक नत्तल है, ठीक है सर, अगर ये नत्तल है जिसका कोण कितना है? थीटा। अगर मैं बात करूं इसके कि यार यहां पर एक m द्रव्यमान का ब्लॉक रख दो, अभी कोई घर्षण नहीं है। अगर ये नत्तल इधर a त्वरण से चलता है, कितने त्वरण से चलता है? a त्वरण से। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये m द्रव्यमान का ब्लॉक नहीं फिसले? ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, तो वही बताना है कि a का क्या मान हो, a का क्या मान हो, त्वरण का क्या मान हो कि m द्रव्यमान का ब्लॉक नहीं फिसले, ब्लॉक नहीं फिसले। चलो रे भाई, कैसे करोगे? क्या ऐसे क्वेश्चन को छदम बल से करना चाहिए? मैंने कहा हाँ। कहां बैठ जाओ भाई कि सर बैठ जाते हैं। पहले की कंसेप्ट, अप्रोच कैसे करेंगे ये बताओ सर। एक बात बताओ, फिसल कहा सकता है? इस सतह के अनुदिश। तो इस सतह के अनुदिश लगने वाला कुल बल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कुल बल क्या होना चाहिए? 0। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर ये ब्लॉक नहीं फिसले, ये ब्लॉक नहीं फिसले, तो इस सतह के अनुदिश कुल बल क्या होना चाहिए? 0। तो यहां बैठ जाओ इसी फ्रेम में, यहां बैठ के देखो। तो सर देखिए, इधर हम क्या सोचने वाले हैं कि यार नीचे कौन सा त्वरण लग रहा है कि जी लग रहा है, और छदम बल लगेगा। हाँ, आप चाहो तो mg से बात कर लो, कोई बात नहीं है। और इधर क्या लगेगा? छदम बल विपरीत दिशा में। कितना? कि सर ma। बहुत बढ़िया। क्या ये कोण थीटा, तो ये कोण भी थीटा? हाँ कि ना? हाँ सर। तो ये कितना? 90 माइनस थीटा। चलो भाई, सतह के अनुदिश अगर आप घटक करो तो सर इसका घटक तो हमें पहले से ही पता है, mg sin थीटा होगा। क्या होगा? mg sin थीटा। ठीक है भाई।
और ये घटक कितना होगा इसका, ma का। सर ma साइन की कोस, साइन 90 माइनस थीटा पर वो कोस थीटा बन जाएगा, तो ये क्या ma कोस थीटा। चलो भाई क्या करा जाए, बराबर कर दो सर, ma कोस थीटा बराबर क्या mg साइन थीटा। सुना होगा आपने, m ने m को मार दिया, a बराबर g टेन थीटा, a बराबर क्या g टेन थीटा। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, a बराबर क्या g टेन थीटा। इस वाले नीचे वाले नत्तल को कितने त्वरण से चलाया जाए, a त्वरण से चलाया जाए ताकि ये नहीं फिसले। अच्छा अब देखते हैं कुछ लिफ्ट प्रॉब्लम। क्या देखते हैं, लिफ्ट प्रॉब्लम। अच्छा लिफ्ट में क्या पूछा जाता है, जो वेइंग मशीन होती है, भार मापने वाली मशीन होती है, उसका मापन पाठ्यांक निकाला जाता है। यहां से कैसे, देखो अगर मैं आपसे कहूं कि एक लिफ्ट है हमारे पास, ठीक है सर, और एक आदमी इसके अंदर लिफ्ट में बैठा है ऐसे, और ये मशीन है, कितने द्रव्यमान का है कि सर m द्रव्यमान का है। लिफ्ट ऊपर जा रही है a त्वरण से। चलो भाई फटाफट पहला एग्जाम्पल। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मशीन है ये किसका मापन करती है, प्रतिक्रिया बल का मापन करती है। किसका मापन करती है, प्रतिक्रिया बल का मापन। तो मशीन के द्वारा भार मापने वाली मशीन के द्वारा पाठ्यांक ज्ञात करो, यही क्वेश्चन है। एक जगह लिख देता हूं, पाठ्यांक ज्ञात करो। तो क्या करोगे यार आप, ऊपर जा रही है क्या सर, नीचे भी आ सकते, मैंने कहा हाँ बिल्कुल नीचे भी आ सकती है। ये देखो ये नीचे आ रही है, कितने त्वरण से, a त्वरण से। कितना द्रव्यमान है कि m है। दोनों केस में अगर अपन बात करें कि सर इसका FBD बना लेते हैं, ऐसे आदमी को ब्लॉक बना दो सर। ऊपर जा रही है, मैंने कहा हाँ, ऊपर कितना कि नॉर्मल, नीचे कितना कि सर mg। आप चाहे तो वो भी लगा सकते हो, आप चाहे तो डायरेक्ट क्या लगा सकते हो, हम डायरेक्ट ये भी लगा सकते हैं क्या, छदम बल से भी। इससे करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। देखो क्या n माइनस mg बराबर ma, तो n बराबर क्या mg प्लस ma। मैंने कहा ये भी सही है। क्या मैं डायरेक्ट भी लगा सकता था, हाँ, n बराबर क्या कर देता यार, mg कर देता, और छदम बल कहाँ लगाता, विपरीत दिशा में, तो ma डायरेक्ट आ जाता। इसमें क्या बात करेंगे सर कि देखो कुछ नहीं करना, इसमें अपन छदम बल से करके बताते हैं तुम्हें। देखो ये n, नीचे क्या लगेगा कि सर mg, ये m, और छदम बल कहाँ लगेगा, ऊपर, कितना ma। क्यों, क्योंकि त्वरण नीचे है। तो आपने सुना होगा n बराबर आ रहा है mg माइनस ma। आपने क्या सुना होगा कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो भार बढ़ जाता है, और जब लिफ्ट नीचे आती है तो भार घट जाता है। लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो भार बढ़ जाता है, और जब लिफ्ट नीचे आती है तो भार घट जाता है। क्या अगर मैं एक स्टेटमेंट बनाऊं, क्या हमेशा ऐसा होता है, लिफ्ट ऊपर जाती है तो भार बढ़ जाता है, और लिफ्ट नीचे आती है तो भार घट जाता है? क्या हमेशा ये सत्य है, ऑलवेज हमेशा होगा क्या? देखते हैं, देखिए एक एग्जांपल लेके अपन। मैं आपसे अगर ये कहूं कि एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, कहां जा रही है, ऊपर जा रही है, और वेग घट रहा है। ऊपर जा रही है, वेग घट रहा है, ऐसा हो सकता है? हाँ। एक ब्लॉक रख दिया हमने m द्रव्यमान का, लिफ्ट को ऊपर जाने दो और वेग घट रहा है। अब बताओ इस m द्रव्यमान के ब्लॉक ने, या अगर इसके नीचे भार मापने वाली मशीन रख दें अपन, तो बताओ क्या पाठ्यांक होगा कि सर लिफ्ट जब ऊपर जाएगी और वेग घटेगा, लिफ्ट ऊपर जा रही है, वेग घटेगा, त्वरण की दिशा क्या होगी, नीचे या ऊपर? सोच के बोलना। लिफ्ट ऊपर जा रही है पर वेग घट रहा है, मतलब त्वरण कहां है, नीचे की दिशा में, डी एक्सेलरेट हो रही है, मंदन हो रहा है। बल कैसे लग रहा होगा, नीचे, मतलब सर इसका त्वरण तो नीचे है। मतलब अगर आप FBD बनाओ इस लैंग्वेज को समझ के, तो नॉर्मल ऊपर,
mg नीचे और त्वरण नीचे है, ऊपर भले ही जाना, वेग घट रहा है, वेग घट रहा है मतलब त्वरण कहाँ है, नीचे आ गया सर। n बराबर क्या, mg माइनस ma। अरे भार में कमी आ रही है भाई, भार में कमी आई। क्या ये ऊपर जा रही थी, हाँ, ऊपर जाने के बाद भी भार में कमी आ रही है, मतलब बिल्कुल जो पहले पढ़ा किताबों के अंदर, अगर बच्चा पढ़ के रट लेता है क्या कि ऊपर जाएगी तो भार बढ़ेगा, नीचे आएगी तो घटेगा, हमेशा सत्य होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलो नीचे भी लेके आ जाते हैं इसको एक बार अपन फटाफट से। देखो ये रहा अपना m द्रव्यमान का नीचे भार मापने वाली मशीन रखी हुई है, लिफ्ट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है और वेग घट रहा है, नीचे जा रही है, वेग घट रहा है। सोचो त्वरण कौन सी दिशा में होगा, ऊपर, सिंपल सी बात है सर, वेग घटेगा, बल कहां लगेगा, ऊपर, ये नॉर्मल और ये क्या mg, और त्वरण कहां, ऊपर a। तो बता भाई n बराबर क्या लिखा जाए, mg प्लस ma। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि लिफ्ट नीचे जा रही है पर अभी देखो भार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है, रटने की जरूरत नहीं है, बढ़ रहा है। क्या भार बढ़ रहा है सर, क्या बढ़ रहा है, भार। अच्छा चलिए बढ़िया आगे, ठीक है सर। अब देखो छदम बल हो गया है अपना कंप्लीट, छदम बल में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात करते हैं किसकी, अब है अपना एनएलएम का लास्ट टॉपिक जिसकी बात करेंगे अपन, घर्षण बल। लास्ट का मतलब ये नहीं है कि आज लास्ट हो जाएगा, यही वो टॉपिक है घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स, जहां से आप लोगों के क्वेश्चन अटकते हैं। न्यूटन की गति के नियम में बात करूं कि क्वेश्चन कहां से अटकता है सर, तो यहां से अटकता है क्वेश्चन, या तो कंस्ट्रेंट मोशन से अटकता था या फिर यहां से अटकता है फ्रिक्शन फोर्स से। बाकी एनएलएम में आपको कहीं कोई कैसी भी तकलीफ नहीं आएगी। पहला एक आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहला एक आसान सा क्वेश्चन, घर्षण बल से आप क्या समझते हो, आप क्या होता है घर्षण बल। घर्षण बल से, चलो छोड़ो क्वेश्चन छोड़ो, आप ऐसे ही बता दो, मैं बोल देता हूं आपको। घर्षण बल के बारे में क्या बताओगे भाई, बोलो भाई, क्या होता है घर्षण बल। अगर मैं एक स्टेटमेंट यहां पे लिखूं कि घर्षण बल गति का विरोध करता है, अरे वाह, घर्षण बल गति का विरोध करता है, विरोध करता है, सही है या गलत है, पहला। दूसरा, घर्षण बल सापेक्षिक गति का विरोध करता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, घर्षण बल किसका विरोध करता है, गति का विरोध करता है, पक्की बात, देखते हैं। या सापेक्षिक गति का विरोध करता है, किसका विरोध करता है, सापेक्षिक गति का। घर्षण बल लगता है कोई भी दो संपर्क सतहों के बीच में, और ये तब ही लग सकता है जब इनके बीच में क्या हो, गति हो, यानी कि सापेक्षिक गति का विरोध करता है, गति का विरोध नहीं करता है। इस स्टेटमेंट को सही कर लेना, घर्षण बल सापेक्षिक गति का विरोध करता है, दिस इज द करेक्ट। ये गलत है, अलग बात है किताबों के अंदर लिखा होता है कि, और बच्चा रट्टा मार के रखता है कि घर्षण बल सर गति का विरोध करता है। एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक ब्लॉक ए है और एक ब्लॉक बी है, दो ब्लॉक हैं भाई, ठीक है सर, एक ब्लॉक ए है एक ब्लॉक बी है,
मैं अगर बात करूं कि ये F बल लगा दिया इस पर, नीचे वाली सतह में कोई घर्षण नहीं है। सर आते ही 2 ब्लॉक प्रॉब्लम, मैंने कहा नहीं, अभी तो छोटी छोटी बातें हो रही है। सोचो थोड़ी देर बाद क्या होगा। मैं कहूं कि A और B वाली सतह के बीच में घर्षण बल है। क्या है? यहां पे घर्षण बल है, घर्षण बल। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये A वाला ब्लॉक यहां आ गया, A वाला ब्लॉक चल के कहां आ गया? यहां आ गया। तो B वाला भी तो चल के यहां आ गया। अब मैं आपसे कहूं कि A वाले ब्लॉक को किसने चलाया? सर A वाले ब्लॉक को चलाया इस वाले बल ने, F ने। तो B वाले बल को किसने चलाया? सर B वाले बल को चलाया A और B के बीच में लगने वाले घर्षण बल ने। अरे B पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? B वाले ब्लॉक पे नहीं लग रहा। तो B को कौन चला रहा है? A और B के बीच में जो घर्षण बल लग रहा है वो चला रहा है। यानी कि घर्षण बल चला भी सकता है। अगर किसी ने ये पढ़ रखा है कि घर्षण बल हमेशा विरोध करता है, क्या वो मोशन कराने में हेल्प भी करता है? बिल्कुल करता है। अब अगर यही बात मैं कहता कि घर्षण बल नहीं होता तो ये तो नीचे गिर जाता, थोड़ी देर बाद कहां गिर जाता? ये नीचे गिर जाता। पर घर्षण बल ने इसको क्या किया? चलाने में मदद करी। यानी कि घर्षण बल के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। हम चल क्यों पाते हैं? घर्षण बल की वजह से। सोचो घर्षण बल नहीं होता तो अपन चल ही नहीं पाते। बर्फीले इलाके में अगर कहीं गए हो, फिसलन होती है या बारिश के टाइम पे फिसल क्यों जाती है? क्योंकि घर्षण बल कम हो जाता है। ठीक है भाई, घर्षण बल के बारे में बात तो हमें समझ में आई है सर। अब क्या कहानी है कि घर्षण बल 2 प्रकार के होते हैं। घर्षण बल 2 प्रकार के, जो अपन को पढ़ने हैं बहुत अच्छे से। वो अलग बात है, रोलिंग फ्रिक्शन भी एक अलग, 3 प्रकार के घर्षण पढ़ सकते हो, पर मेनली बात होगी 2 प्रकार के घर्षण बल में, जिनको आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। सर घर्षण बल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैटिक, स्टैटिक को बोलेंगे स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण बल, बढ़िया। और दूसरा होता है सर गतिक, काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण। ऑल्दो इनके नाम से आपको बात समझ में आएगी, 1 बाय 1 अपन सारी चीजें पढ़ेंगे, पर बात आती है जब बल की, किसकी बात आती है? बल की। तो बल के साथ परिमाण होता है और दिशा होती है। बहुत सारी बातें आपको समझ में आ सकते हैं। परिमाण के लिए तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, जो आपको पहले भी याद होगा, क्योंकि बेसिक चीजों में आपने पहले भी पढ़ लिया होगा। पर साला दिशा में बच्चा कभी कभी भटक जाता है। किस में भटकता है? दिशा में। तो हम बात करते हैं किसकी? दिशा की भी और परिमाण की। 1 बाय 1 उठाते हैं अपन क्या? स्थैतिक घर्षण को, स्टैटिक फ्रिक्शन को और फिर गतिक घर्षण को। चलो देखो इधर यार, कि अगर मैं आपसे कहूं क्या कि एक ब्लॉक यहां रखा हुआ है, कितने केजी का? कि सर 2 केजी का। कितने केजी का? 2 केजी का। तो बताओ ऊपर कितना नॉर्मल n और नीचे कितना 20, तो प्रतिक्रिया बल कितना? 20। मैं कहूं कि ये 10 केजी का हो जाता। हाँ, कितने केजी का? 10 केजी का। ऊपर नॉर्मल n, नीचे कितना? 100, तो n बराबर कितना? अरे सर ये हो जाता 100 केजी। कितने केजी? 100 केजी। एक आदमी जिसको धक्का देने की कोशिश करता है, ये देखो एक यहां पर, कौन से वाले ब्लॉक को किसका ना आसान होता? सर जिसका प्रतिक्रिया बल कम है उसको आसानी से आगे खिसकाया जा सकता था, और जिसका ज्यादा है उसको थोड़ा ज्यादा बल लगाना पड़ता। यह प्रैक्टिकली देखा गया और पाया गया कि साला जिसका प्रतिक्रिया बल ज्यादा होता है उसको चलाने के लिए हमें ज्यादा बल लगाना पड़ा। इसका मतलब प्रतिक्रिया बल से रिलेटेड है कौन? घर्षण बल। तो क्या बोला गया कि यार जो घर्षण बल है वो समानुपाती है किसके? प्रतिक्रिया बल के। तो ये समानुपाती चिन्ह को हटाते तो एक नियतांक आ जाता है जिसको म्यू n बोला। क्या बोला? म्यू n। अच्छा, क्या ये ब्लॉक रुका हुआ है? हाँ, रुकी हुई वाली कंडीशन में जो नियतांक आता है उसको बोलते हैं म्यू एस n। म्यू एस
क्या बोलते हैं? म्यू एस, स्थैतिक घर्षण गुणांक। क्या बोलते हैं इसको? स्थैतिक घर्षण गुणांक। यानी कि सर क्या स्थैतिक घर्षण के लिए हम फॉर्मूला ये याद कर सकते हैं क्या कि एफ एस बराबर म्यू एस एन? मैंने कहा हाँ कर तो सकते हो, चलो देखते हैं याद कर सकते हैं तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि ये एक ब्लॉक है, क्या है? एक ब्लॉक है, ठीक है सर, कितने केजी का? मैंने कहा 2 केजी का। हाँ, म्यू एस की वैल्यू है 0.2, कितनी है? 0.2। म्यू एस की वैल्यू कितनी है? 0.2, स्थैतिक घर्षण गुणांक की। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 0.2। मैंने आपसे पूछा घर्षण बल बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन निकालो, स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण निकालो। चलो भाई एग्जाम्पल के थ्रू ही सीखेंगे। ऑप्शन ए कहता है सर कि ये हो गया सर कितना? 4 न्यूटन। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बी कहता है कि सर 0, सी कहता है कि 2 और डी कहता है कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। चलो भाई इस वाले क्वेश्चन के लिए स्थैतिक घर्षण क्या हो गया? तो बहुत आसान क्वेश्चन है सर, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है ऊपर। और देखो सर एफ एस बराबर क्या होता है? म्यू एस एन होता है। एफ एस की वैल्यू म्यू एस एन, म्यू एस की वैल्यू 0.2 और नॉर्मल हो गया सर 20। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कितना आया? कि सर 4 आ रहा है। क्या यही आंसर है? कितने जनों का आंसर आ रहा है भाई? 4 न्यूटन। 4 न्यूटन कितने जनों का आ रहा है? ये बिल्कुल गलत है अगर आप ऐसा सोच रहे हो। सर अभी तो फॉर्मूला बताया स्थैतिक घर्षण का, म्यू एस एन होता है। अरे एक बात बताओ, क्या आप कैसे कह सकते हो अगर आप ऐसा मानते हो कि सर 4 न्यूटन लग रहा है? चलो चर्चा कर लेते हैं। आपने माना 4 न्यूटन, तो मैंने कहा सही होना चाहिए, देखते हैं सही आता है कि नहीं आता। फिर मैंने आपसे पूछा कि बता बेटा डायरेक्शन क्या होगी? सर देखो ये 2 केजी था, म्यू की वैल्यू 0.2 थी, ऐसे 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 ऐसे, और 4 न्यूटन आ रहा था क्या? स्थैतिक घर्षण हमारे हिसाब से। मैंने कहा ठीक है, डायरेक्शन बता। कि सर इधर 4 न्यूटन। मुझे एक बात बताओ, क्या ब्लॉक रेस्ट पे था? हाँ। अगर आप इधर 4 न्यूटन लगा देते हो, पहली बात तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगता है? संपर्क सतहों के बीच में। कहां लगता है? संपर्क सतहों। आपने कहा कि सर यहां लगा दो 4 न्यूटन। मैंने कहा लगा दिया, यहां लगा दिया हमने, क्या 4 न्यूटन लगा दिया, इधर लगाया 4 न्यूटन। फिर तो यार ये ब्लॉक चलना चाहिए, क्योंकि पीछे तो कोई बल, यही है ना घर्षण? हाँ, तो ब्लॉक तो रेस्ट पे था, 4 न्यूटन आपने लगाया तो ब्लॉक चलना चाहिए ना, क्यों नहीं चल रहा? फिर आपने कहा कि सर ऐसे नहीं, उल्टी डायरेक्शन में लगा दो 4 न्यूटन, इसको भूल जाओ। मैंने कहा ठीक है भूल गए, उल्टी डायरेक्शन लगाया, अब इधर चलना चाहिए, नहीं चल रहा। इसका मतलब क्या कि यार घर्षण बल 4 न्यूटन नहीं है, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे था, पहले भी तो बाद में भी रेस्ट में होना चाहिए ना। हाँ, तब घर्षण बल कितना होना चाहिए? 0। अच्छा, फिर ये क्या है? ये है बेटा अधिकतम घर्षण बल, जिसको सीमांत घर्षण बल बोलोगे आप। ये क्या है? सीमांत घर्षण बल या अधिकतम घर्षण बल। घर्षण बल तो सर कैसे निकालेंगे हम स्थैतिक घर्षण को? क्या उसका कोई सूत्र होता है, फॉर्मूला? मैंने कहा नहीं होता। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लिख लो स्टार लगा के। फिर कैसे करेंगे सर? मैंने कहा अगर सिचुएशन ऐसी दी होती सो इसी वाले क्वेश्चन के अंदर कि ये 2 केजी, म्यू की वैल्यू 0.2 और ऐसा ऐसा ऐसा, मैं कहता इधर लग रहा है कितना? 1 न्यूटन आरोपित बल। ये क्या है? एफ बोल देता हूं मैं इसको। आरोपित बल कितना? 1 न्यूटन। तो घर्षण बल भी पीछे कितना लगता? 1 न्यूटन ही लगता, क्योंकि इस वाले ब्लॉक को चलाने के लिए कम से कम कितना चाहिए? 4 चाहिए सर। 1 लगाता तो 1 इधर लग जाता, अरे 2 लगाता मैं इधर तो यहां पे कितना लग जाता? 2 न्यूटन लग जाता। यानी कि सर स्थैतिक घर्षण किसके बराबर होता है? आरोपित बल के बराबर। और इसकी दिशा क्या होती है? आरोपित बल के विपरीत दिशा में होती है।
सर जैसे जैसे मैं आरोपित बल का परिमाण बदल रहा हूं वैसे वैसे स्थिति घर्षण बल का परिमाण अपने आप बदल रहा है, कोई बदलने वाला नहीं आ रहा। मैंने कहा यार ऐसा तो हो रहा है, क्या दिशा भी अपने आप बदलेगी? देखते हैं। मैंने कहा देखो, हमने क्या किया, विपरीत दिशा में लगाना स्टार्ट किया इसी क्वेश्चन में। क्या? आरोपित बल, ऐसे 2 न्यूटन लगाया तो सर स्थिति घर्षण इधर लगने लग गया 2 न्यूटन, क्योंकि इसे चलना नहीं था, इसको रेस्ट पे रहना था। सर बात समझ आ गई अब? क्या कि जो स्थैतिक घर्षण बल होता है वो आरोपित बल के परिमाण के बराबर होता है और दिशा में विपरीत होता है। जिधर आप अप्लाइड फोर्स लगाओगे उसके विपरीत दिशा में लगेगा, अपने आप लगेगा। ऐसे बल जिनका परिमाण और दिशा अपने आप बदल जाते उसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, स्वतः समायोजी बल। आपने सुना होगा कि सर स्थैतिक घर्षण बल कौन सा होता है? स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है? ये होता है स्वतः समायोजी बल होता है, स्वतः समायोजी बल होता है। स्थैतिक घर्षण क्या होता है? स्वतः समायोजी बल होता है। ये अपना परिमाण और दिशा अपने आप बदलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है स्थैतिक घर्षण का? सर जो आरोपित बल होता है उसके बराबर होता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो Fs बराबर μSn किसका फॉर्मूला होता है? ये अधिकतम सीमांत घर्षण बल का फॉर्मूला होता है। सर नहीं आया? क्या बात समझ आई है? आया? क्लियर? कोई डाउट कैसा भी इसमें? कैसा भी कोई डाउट स्थैतिक घर्षण में? नहीं? चलो स्टार लगा के पॉइंट लिख लेना। अच्छा अब बात करते हैं किसकी यार? गतिक घर्षण की। गतिक घर्षण की किसकी? गतिक घर्षण की। गतिक घर्षण के बारे में अगर आपसे मैं कहूं कि गतिक घर्षण कब लगता है, पहली बात फॉर्मूला सिंपल आपको याद रखना है। क्या? एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एन। क्या? म्यू के एन काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण क्या होता है? म्यू के एन आ जाएगा बस। और एक और चीज जो आपको याद रखनी है जो प्रैक्टिकली देखी गई, म्यू के म्यू एस ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एन, सॉरी म्यू एस ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू के। स्थैतिक घर्षण गुणांक ज्यादा या बराबर हो सकता है अगर क्वेश्चन के अंदर काइनेटिक कोएफिशिएंट यानी कि गति घर्षण गुणांक और स्थैतिक घर्षण गुणांक एक ही दे रखा है तो दोनों बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मान के चलना। मैक्सिमम टाइम पे आपको बराबर ही देगा। अलग बात है कि अलग अलग देगा तो ये ज्यादा और ये कम। सर ठीक है। कब लगता है? जब कोई दो वस्तुओं के बीच में सापेक्षिक गति होती है तो कौन सा घर्षण लगता है? गतिक घर्षण। जब दो वस्तुओं के बीच सापेक्षिक गति होती है, जब दो वस्तुओं के बीच सापेक्षिक गति होती है तो क्या लगता है? गतिक घर्षण लगता है। सर ठीक भाई ठीक, गतिक घर्षण लगता है दो वस्तुओं के बीच में अगर सापेक्षिक गति होती है तो। सर अब क्या किया जाए? अब बात करते हैं किसकी कि सर जब दो वस्तुओं के बीच सापेक्षिक गति होती है तो गतिक घर्षण लगता है। मैंने कहा हाँ गतिक घर्षण लगता है दो वस्तुओं के बीच में सापेक्षिक गति होती है तो। सर ये परिमाण, हाँ सर दिशा के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्योंकि डायरेक्शन में बड़ा लफड़ा हो जाता है सर, फंस जाते हैं। मैंने कहा डायरेक्शन सापेक्षिक गति के विपरीत दिशा में, इसकी दिशा रिलेटिव वेलोसिटी के सापेक्षिक वेग के विपरीत दिशा में लगता है। सापेक्षिक त्वरण बोलो, सापेक्षिक वेग बोलो, यानी कि सापेक्षिक गति के विपरीत दिशा में लगता है। कहां लगता है? सापेक्षिक गति के विपरीत दिशा में। चलो देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ब्लॉक ये है ए, ठीक है सर, एक ब्लॉक ये है बी, ये इधर जा रही हैं 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है,
और ये इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। यहां पर आपको घर्षण बल की दिशा बतानी है, यहां पर भी बतानी है। चलिए घर्षण बल की दिशा बताएं। घर्षण बल की दिशा बताएं। कैसे बताओगे घर्षण बल की दिशा? सर आपकी इच्छा हो तो ए पे बैठ जाओ, आपकी इच्छा हो तो बी पे बैठ जाओ, क्योंकि सापेक्षिक गति में हमें पढ़ा है कि जिस पे बैठो उससे उल्टा करके दे दो। किसी पे बैठ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ए पर बैठ गए। कहां बैठ गए भाई? ए पर। उल्टा करके दिया बी को। ये इधर कितने से जा रहा था? 4 से, हाँ, प्लस 2 और हो गया इनके 6 मीटर पर सेकंड से। तो एक बात बताओ, बी कहां जा रहा है? सापेक्षिक में इधर जा रहा है, तो बी पे घर्षण बल कहां लगेगा? यहां। ये रहा एफ के। तो ए पे घर्षण बल कहां लगेगा? सर बी वाली सतह पे इधर लगेगा, तो ए वाली पे उसके विपरीत दिशा में लगेगा। एफ के 1 नाम दे दो। अच्छा नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाली सतह के लिए तो बी को देख लो सर। नीचे वाली सतह तो रुकी हुई है ये, हाँ, बी वाला इधर जा रहा है, तो इस पे FK2। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, है क्या? ए पर बैठने पर, ए को रोक कर देखने पर, ए को रोक कर देखने पर एक बच्चा आता है, वो कहता है कि सर मैं ए पे नहीं बी पे बैठूंगा देखने पर, और फिर अगर सही आए तो दूसरा एग्जाम्पल कराने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा देखो बी पे बैठो। किस पे बैठो? बी पर। बैठ गए सर। ए को उल्टा करके दे दो। ये ए था, बी पर रोक दो, बी को रोको 2 से, और इधर 4। तो सर ये इधर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। बताओ ए पर घर्षण बल सर इधर लगेगा FK1, तो बी पर सर इधर लगेगा FK2। हाँ, नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया सर। आप सर नीचे वाली सतह को कैसे देखें? मैंने कहा नीचे वाली सतह के लिए सर बी और सतह को देखो। अब ऐसा नहीं है कि यार ये तो रुका हुआ है, अब कैसे प्रेडिक्ट करोगे? ये तो रोक दिया ना। अब इसको और इसको सतह को देखना है, तो इन दोनों के बारे में सोचे, ऊपर वाले को भूल जाओ। तो बी वाले को अगर सोचे अपन, तो बी वाला इधर जा रहा है, हाँ, 4 से, और सतह रुकी हुई है, तो इस पे कहाँ लगेगा? इधर ही तो लगेगा, FK1 है ना। ये तो FK1 है भाई, ये FK2 माना था ना। देख लो सेम आ रहा है। आया? दिशा निकालनी आई? क्लियर? कोई डाउट कैसा भी नहीं? बढ़े आगे। एक क्वेश्चन करते हैं प्यारा सा, इसके अंदर अपन देखो, एक बेसिक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं इसको, और धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेगी। मैं आपसे कहूं कि यार एक 2 kg का ब्लॉक है या 5 kg का ब्लॉक ले लो, ठीक है सर, और हमने एक आरोपित बल लगाया F। क्या लगाया भाई? आरोपित बल लगाया F, ठीक। μs की वैल्यू है यहां पर 0.4 और μk की वैल्यू है 0.2। ये आरोपित बल है। एक टेबल आपको जो यहां पर भरनी है, टेबल क्या कहती है कि ये आरोपित बल, फिर हमें निकालना है Fs स्थैतिक घर्षण, Fk गति घर्षण, और फिर त्वरण, और फिर आपसे मैं ग्राफ भी बनवा दूंगा इसी क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन में क्या बनवा दूंगा? ग्राफ। तो यार क्या पूछा इन्होंने कि यार आरोपित बल, घर्षण बल, ये Fs क्या है? स्थैतिक घर्षण है, अधिकतम घर्षण नहीं है। और ये क्या है? गति घर्षण और त्वरण सारे निकालने हैं। तो क्या किया जाए यार? सबसे पहले सर सीमांत घर्षण निकाल लो। अरे क्या निकाल लो? सीमांत घर्षण बल। कैसे? Fs बराबर μs है। μs की जगह क्या? μs की जगह क्या? 0.4 इंटू n की वैल्यू 50, यानी कि 20 न्यूटन। अब मैं देता हूं आपको क्या कि यार, और Fk भी निकाल लो ना सर साथ साथ में। मैंने कहा ठीक है यार, तुम कहते हो तो Fk भी निकाल लो। गतिक घर्षण कितना हो गया? 0.5 इंटू 2 कितना? 10 न्यूटन, ठीक है।
अब मैं आपसे कहूं कि बताओ आरोपित घर्षण बल, कि सर 10 लगाया, आरोपित घर्षण बल गिवन है, अपन देंगे, ये अपन ने दिया है, ये सारा डाटा मैं दे रहा हूं, 10, ठीक है, 16, 20, 25, फिर 30, बस बहुत है। मैंने कहा बताओ स्थैतिक घर्षण कितना लगेगा? सर स्थैतिक घर्षण लगेगा कितना? 10 ही लगेगा। गति घर्षण, अरे भाई स्थैतिक घर्षण क्या, जितना आरोपित लगा है उतना ही तो लगेगा। हाँ, तो ये कितना? 0। त्वरण भी कितना? 0। 16, सर ये 16 लगेगा, फिर ये 0 और ये 0, क्योंकि जब तक अधिकतम नहीं आएगा, जितना हमने लगाया उतना ही पीछे लगेगा। तो ये 20, हाँ सर, आरोपित 20, तो अधिकतम स्थैतिक कितना है? सर 20 है, तो ये 20 लग गया, तो अभी भी गति घर्षण कितना? 0 और ये भी 0। फिर जैसे ही 20 से जस्ट ज्यादा लगाया, क्या लगने लग जाएगा? गतिक। जैसे हमने 25 लगाया तो गति घर्षण कितना लग सकता है? 10। गतिक 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 सर, गतिक गतिक गतिक, कौन सा? गतिक। स्थैतिक तो कितना हो जाएगा? 0। गतिक कितना? सर गति कितना लग सकता है? 10 है। क्या वो नियत है? हाँ, गति घर्षण उतना ही लगता है, वो सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है, सिर्फ स्थैतिक घर्षण बल है सेल्फ एडजस्टिंग। सर ये 30 लग रहा है आरोपित, स्थैतिक 0, गतिक कितना? कि सर 10। क्या त्वरण निकाल सकते हो? हाँ, 25 माइनस 10 कितना? 15। द्रव्यमान कितना? 5, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया ही नहीं। अरे भाई कुल बल बटा कुल द्रव्यमान, 25 माइनस 10 15, 15 बटे 5 कितना? 3, 30 माइनस 10 कितना? 20/5 कितना? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया? कोई दिक्कत? कैसी भी कोई भी दिक्कत हो तो बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहां तक मेरे को लग रहा है। अब अगर मैं इसी में आपसे क्या बनवा दूं? एक ग्राफ बनवा दूं, किसके बीच में? आरोपित बल और घर्षण बल के बीच में। यहां तक देख लो एक बार, यहीं पे ग्राफ बनाने वाले हैं अपन। इसको मिटाऊंगा मैं, कॉपी कर लो इसको, पूरा जितना भी है डायग्राम को मिटाऊंगा। इस टेबल के अकॉर्डिंग ही अपन ग्राफ बनाएंगे। देखो मिटाऊं ये वाला, ये तो मिटा दो सर। ग्राफ किसके बीच में बनाओगे? सर मैंने कहा आरोपित बल और घर्षण बल के बीच में, जो आपने जनरली ग्राफ देखा भी होगा। ये है एफ आरोपित और ये घर्षण बल। ठीक है सर, डाटा डाल दो। डाटा यही डाल के बना लेते हैं ताकि अपन को फील के साथ समझ में आए। 10, 16, 20, ये हटाना पड़ेगा सर, 25 और ये कितना? 30। ठीक है भाई, आरोपित है ये, ठीक है आरोपित सर। ये चल रहा है देखो कहां से, ये 10, ठीक है सर, ये 16 और ये 20। और कोई दिक्कत नहीं सर? ठीक है भाई, बनाते हैं। देखो बताओ, 10 था तब स्थैतिक घर्षण, 10 था सर। मैंने कहा ठीक है। 16 पे 16 था सर। अरे ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है। 20 पे 20 था सर। अरे वाह सर, स्ट्रेट लाइन है ना। थोड़ा ग्राफ ऐसा बन रहा है वो अलग बात है ना, टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो। फिर जैसे ही 25 किया तो झटके से नीचे आया है। देखो 25 किया तो घर्षण बल कितना? 10, यानी कि ये एफएस मैक्स है, अधिकतम सीमांत घर्षण। मतलब ग्राफ ऐसे होता है और फिर ऐसे। ये मैंने थोड़ा सा डाटा टेबल का थोड़ा ऐसे ही बना दिया, इसलिए इतना गैप आ रहा है, पर ये हल्का सा आता है। और फिर ये कैसे चलेगा? 10 पे नियत, यानी कि ये तो है आपका स्थैतिक घर्षण। कौन सा भाई? स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण। ये मैक्सिमम स्टैटिक और ये गतिक घर्षण। गतिक घर्षण क्या रहता है? परिमाण में नियत रहता है। मुझे लगता है कि आपको बात समझ आई होगी पूरा कंप्लीट। इसके आगे की बातें करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।